हेलो स्टूडेंट, दिस इज लेश कुमार और आपका स्वागत है सीजीपीएससी गाइड में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं पर, यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहाँ पर इस शब्द से ही स्पष्ट है कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। वही पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, पृथ्वी अंदर से कैसी है, यही हमारे आज की चर्चा का विषय रहेगा। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी जो है ना, ये मान लेते हैं कि ये क्या हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है उसी संबंध में हम यहाँ पर एक एक करके देखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, क्या पृथ्वी की त्रिज्या है वह कितनी है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए 6371 जो किलोमीटर है, ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। यानी इतना ही डेप्थ है। अगर आपको पृथ्वी की सतह से और केंद्र तक जाना है तो आपको इतना अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है ना, हमें पर्याप्त जानकारी का अभाव है। क्या हम जो है इस पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके बारे में क्या नहीं है, हमको पर्याप्त जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इतना डेप्थ है, लेकिन हम केवल कितना जान पाए हैं, केवल 12 किलोमीटर तक हमने एक बार ड्रिलिंग की थी, है ना। कितना? केवल 12 किलोमीटर तक। कहाँ की थी? तो अंटार्कटिका में, है ना। कहाँ? अंटार्कटिका में एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं कोला क्षेत्र। कहाँ? कोला क्षेत्र, है ना। ठीक है, आपके इसी कोलाबारी की तरह कोई क्षेत्र नहीं है, है ना। यह कोई एक बड़ा सा क्षेत्र है ना, जहां पर क्या प्रभेदन किया गया था, ड्रिलिंग की गई थी। तो हमने केवल इतना ही जान पाया है। इसके अंदर हम ड्रिलिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, गहराई पर खनन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम आगे समझते हैं, है ना। कैसे समझेंगे? तो देखो, अब चूंकि देखो मैंने यहाँ पर बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो भाई अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, या प्रश्न यह आता है ना, कि स्रोत क्या है फिर, है ना, है ना। ठीक है, पृथ्वी की जानकारी के स्रोत क्या है। देखो, ये क्लास थोड़ी अलग रहेगी, है ना। ठीक, यानी लाइव क्लास की तरह ये क्लास रहेगी। मैं आपको नोट्स अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, एप्लीकेशन पर आपको ये पूरा नोट्स बना बुनाया मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर आप समझिएगा कि चीजें क्या है ना। ठीक है, तो देखो, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तो भैया हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई अंदर तक गया नहीं है। अब अंदर तक गया नहीं है, किसी को केंद्र तक की चीजें पता नहीं है, तो आप जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? तो कुछ स्रोत होंगे, उन स्रोतों से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो स्रोत है वो प्रत्यक्ष रूप से है क्या? हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से स्रोत है ना। यानी हम जो डिपेंडेंट हैं वो इन अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर है। किन पर? अप्रत्यक्ष स्रोतों पर। यानी हम फर्स्ट व्यूअर नहीं है, वो वहां से कुछ चीजें अगर बाहर आती हैं तो हम उसी चीजों के आधार पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जानने की कि क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, हम स्रोतों को 3 भागों में बांटते हैं, है ना। पहला है प्राकृतिक स्रोत, है ना। क्या क्या स्रोत है जी? प्राकृतिक स्रोत। दूसरा है अप्राकृतिक स्रोत, और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। ठीक है, इसके आधार पर हम जानकारी इकट्ठा यहाँ पर करेंगे, है ना। क्लियर है? तो प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत जो है ना जी, क्या प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहला है तापमान, है ना, ताप। दूसरा है दाब, और तीसरा है घनत्व।
क्लियर है? प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत ताप, दाब, घनत्व। अब प्राकृतिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो उल्का पिंड, ठीक, ज्वालामुखी, और तीसरा है आपके भूकंपी तरंगे। ठीक है, इन तीनों चीजों पर डिपेंडेंसी है अप्राकृतिक स्रोतों की बात करें हम। ठीक है, और तीसरा तो आपको पता है पृथ्वी की से संबंधित स्रोत। ठीक है, चलो अब एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं कि चीजें हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इसकी अप्राकृतिक स्रोतों की। ठीक है भैया, क्यों हमको इतनी कठिनाई होती है, हम ये जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, है ना, अप्राकृतिक स्रोतों में, है ना, किस पर? तापमान पर, ताप। ठीक है, अब मैं तुमको यहाँ पर केवल उन्हीं चीजों को बताऊंगा जो क्वेश्चंस आने लायक हैं, और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये है क्या, है ना, कैसे। देखो, पृथ्वी में ना, पृथ्वी की अगर क्रस्ट है, यहाँ पर ये मान लो हमारा पृथ्वी का क्या है जी? क्रस्ट है ना, भूपरपटी है ना। अब देखो होता क्या है, कैसे जानकारी मिल रही है देखना। जैसे ही हम ना 32 मीटर तक जाते हैं, प्रति 32 मीटर ना, कितना कितना जी? 32 मीटर। तो पृथ्वी के भूपरपटी से हम 32 मीटर तक जाते हैं, जैसे जैसे जाते जाते हैं, तब तापमान में, प्रत्येक 32 मीटर में तापमान में कितनी की वृद्धि हो रही है? आपकी 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है ना। इसे भूतापीय प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यहां पर समझना बात को। अगर पृथ्वी एक समान होती तो ये कंटिन्यूअस रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इससे और अधिक गहराई पर जाएं, इससे अगर हम और गहराई पर जाएं, है ना, क्या, और अगर गहराई पर अगर हम जाते हैं तो जो तापमान में वृद्धि की दर है ना, 32 मीटर तो कितना हो रहा है जी? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है प्रत्येक 32 मीटर में, है ना जी। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। लेकिन कितना आगे अगर हम जाते हैं, है ना, और अगर गहराई पर जाते जाते हैं, है ना, तो होता क्या है कि 32 मीटर के बाद प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। लेकिन जैसे ही गहराई पर जाएंगे तो प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहां पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। ठीक है, कितना? 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो इसको पीछे की चीजें समझना आप। रेडियो एक्टिव तत्वों, जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, उनके विघटन के कारण आप जब प्रत्येक 32 मीटर पर जाते जाते हैं, जैसे जाते प्रत्येक 32 मीटर गया, 1 डिग्री तापमान कम हो गया, फिर 32 मीटर खोदा, फिर तापमान 1 डिग्री और कम हो गया, ऐसे घट रहा है। लेकिन आप ज्यादा अंदर जा रहे हैं तो जहां यहाँ पर प्रत्येक 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि यहाँ पर आपके हो रही है ना, वो अब क्या हो जाएगी? तापमान वृद्धि दर कम होती जाती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि गहराई में जाने पर, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पृथ्वी में गहराई में जाने पर, है ना, गहराई में जाने पर तापमान में क्या होती है? तापमान में क्या होती है जी? वृद्धि होती जाती है। क्लियर है? ये लॉजिक समझना, है ना। गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, भले ही उसकी दर जो होती है, तापमान में वृद्धि की जो दर है ना, ये दर क्या है? अनियमित है, या अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो अंतर क्या है जी? रिएक्टिव एक्टिव जो तत्व हैं उनके विघटन के कारण इनमें अंतर पाया जाता है। तो 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस, और अगर थोड़ा सा और अंदर जा रहे हैं, है ना, तो 300 किलोमीटर में आपकी केवल 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। समझ में आ रहा बात? तो क्या
गहराई में जाने पर क्या जी, तापमान में वृद्धि होती जाती है ना। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे तापमान में वृद्धि की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। क्या होती जाएगी जी, कम होती जाएगी। तो दो चीजें यहां से निकल के आई। पहली चीज तो पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। दूसरी चीज क्या, कि जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तापमान वृद्धि की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो फैक्ट्स यहां से आपको पता चल गया, ठीक है। अब इससे आप बोलेंगे सर ये तो ठीक था, स्रोत है ना, जानकारी क्या मिली हमको, है ना। तो देखो इससे ये पता लगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, अब देखो गहराई में जाने पर तापमान बढ़ना हमको यह साबित करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग या तो पूरी तरह ठोस नहीं है, या वहां जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो भारी मात्रा में क्या है जी, उपस्थित हैं। ठीक है, ये दो चीजें हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये तापमान क्या साबित कर रहा है कि भाई ये ठोस नहीं है पूरी तरह, है ना। क्या नहीं है, ठोस नहीं है बोल रहा है ना। संपूर्ण जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, संपूर्ण पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो क्या नहीं है, ठोस नहीं है। ये कौन कह रहा है, ताप आधारित स्रोत कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि ताप, अगर प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तब कूट आधारित प्रश्न था कि भाई पृथ्वी में गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, तो जी हाँ होती है। दूसरा फैक्ट है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते जाते हैं अत्यधिक गहराई में जाने पर, पृथ्वी में अत्यधिक गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि की दर में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। दूसरा फैक्ट सही है। तीसरा, इससे यह पता लगता है, तापमान में वृद्धि की दर में कमी से यह पता लगता है कि पृथ्वी जो है पूरी तरह ठोस नहीं है ना, और संपूर्ण पृथ्वी का आंतरिक भाग एक समान नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है जी। चलिए आगे बढ़े। ताप के बाद दूसरा है दाब, है ना, दाब, ठीक है, क्या, दाब, ठीक। अब देखो दाब में आप समझते हैं, है ना, आप एक काम करिए, किसी, है ना, चीज को, एक मिट्टी ही ले लो, मिट्टी को एक समय तक दबाने की कोशिश करो, या स्पंज ले लो, है ना, एक स्पंज ले लेते हैं। जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो एक सीमित समय तक वो दबेगा, उसके बाद क्या वो और अधिक दबेगा क्या, नहीं दबेगा। तो भाई दबाव बढ़ने से क्या हो गया, घनत्व तो बढ़ा, उसके बीच की एयर जो है निकल गई, है ना। तो दाब अगर बढ़ता है ना, क्या, दाब में वृद्धि होती है तो उससे उस पदार्थ के घनत्व में भी क्या हो जाएगी जी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों नहीं होगी, क्यों वृद्धि होगी, तो भाई सीधी सी बात है, उसके बीच में जो स्पेस है, वो खाली भाग है, वो वहां से हट जाएगा। तो चूंकि मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, एटम्स पास आ रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, घनत्व में वृद्धि तो होगी। तो जैसे जैसे आप अंदर जाते जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते जाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगी जी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने से दाब में वृद्धि होगी। क्लियर है, क्या, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, है ना, जाने पर, आंतरिक भाग में जाने पर दाब में वृद्धि होती है। दाब में वृद्धि होने से घनत्व में भी क्या हो जाती है जी, ये वृद्धि होती है। लेकिन भाई ये जो वृद्धि होगी ना, है ना, वो एक लिमिट तक होगी, ठीक है, क्या होगी, लिमिट तक ही वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो आंतरिक भाग के जो चट्टान है वो अधिक घनत्व वाले होते हैं, इससे ये प्रूफ हो रहा है ना। यहाँ पर ये समझ में आना, यहीं पर ये दो एक लॉजिक है,
है ना। पृथ्वी के ऊपरी भाग में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि आंतरिक भाग में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। ग्रेनाइट चट्टानों में जो घनत्व है वो क्या होता है जी, कम होता है, जबकि बेसाल्ट चट्टानों में घनत्व अधिक होता है, इसलिए वे ज्यादा कठोर होती हैं, है ना। ये चीज को आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब देखो, इसीलिए जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, अब ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो बहुत तेजी से निकलता है, तो भाई ज्वालामुखी उद्गार के पीछे कारण क्या है कि केंद्र में दाब अधिक है। क्या है, केंद्र में दाब अधिक है, ठीक है। मैंने पहले ही आपको यहाँ पर समझा दिया है कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, जो है कठोर है, क्या है, कठोर है, ठीक है। ये हमको यहाँ से, है ना, पता चलता है, ठीक है। और ये इसके लिए उदाहरण क्या है कि भाई ज्वालामुखी उद्गार, है ना, क्या, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है, क्योंकि भाई केंद्र में क्या है जी, दाब अधिक है। तो यहां से ना दो चीजें पता चली। पहला बात तो भैया, फर्स्ट थिंग ये कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाने पर जाते जाएंगे दाब में वृद्धि होगी, दाब में वृद्धि होने से घनत्व में वृद्धि होगी, जिससे आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं वो क्या है जी, अधिक घनत्व धारण करती हैं। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है पहला चीज। दूसरा, अब दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने से, है ना, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो कहीं ना कहीं इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई लेयर में क्या है जी, क्या है जी, लिक्विड है ना, सॉलिड नहीं, ठीक है। ये दो चीजें पता चलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब देखो, इसके बाद हम बात करने वाले हैं घनत्व के ऊपर। किसके ऊपर, घनत्व के ऊपर, है ना। तीसरा है आपका घनत्व। अब देखो, ठीक है, यहां तक समझ में आया कि गहराई में बढ़ने के साथ साथ ऊपर स्थित चट्टानों के भार के कारण दाब में निरंतर वृद्धि होती है, और केंद्र का अत्यधिक घनत्व केवल ऊपरी दबाव के कारण नहीं है, बल्कि वहां पाए जाने वाले भारी पदार्थों के धातु संगठन के कारण भी है ना। और दाब केवल सघनता को बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा, इसके बाद अब घनत्व पर आ रहे हैं। अब देखो, पृथ्वी में ना जो ऊपरी क्रस्ट है ना, इसका घनत्व मात्र 2.7 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और अगर हम इसका औसत देखें, पृथ्वी का औसत घनत्व, है ना, पृथ्वी का औसत घनत्व देखें तो कितना है जी, 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा बात। जैसे जैसे पृथ्वी के, इससे ये पता चलता है, देखो यहाँ पर 2.7 ग्राम, पृथ्वी के मध्य में जाएंगे तो 3.3 मिल जाएगा आपको। तो इससे पता चलता है, पहली चीज ये है कि भाई क्या, पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व में वृद्धि होगी, घनत्व में वृद्धि होती है, ये यहां से पता चल रहा है। अब देखो, ठीक है, अब जो घनत्व होता है ना, वो रासायनिक संरचना व संगठन के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक, किसके आधार पर, रासायनिक संरचना और संगठन के आधार पर, है ना। कई वस्तुओं का रासायनिक संरचना और संगठन समान होता है, कई का समान नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे दाब में वृद्धि होती जाती है, घनत्व में वृद्धि हो जाती है, और समान नहीं है, कहने का मतलब कि भाई हर चीज की क्या इलास्टिक लिमिट है। आप किसी चीज को एक हद तक प्रेस करेंगे, उसके बाद वो प्रेस नहीं होगा, उससे बाद वो ज्यादा नहीं दबेगा, है ना, ठीक है। और समान नहीं है, इसमें दूसरा तर्क ये भी कि पदार्थ और तत्व के भार में वृद्धि के कारण घनत्व अधिक हो जाता है, जिससे जो हमारा कोर जो है ना, वो कैसा है जी, उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, और लोहे की तरह वो क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। तो तुमको यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये वाला क्वेश्चन है, ये
पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है ना? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 क्यूबिक सेंटीमीटर 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। भूपर्पटी पर लगभग 2.7 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर से 3 क्यूबिक सेंटीमीटर तक है ना? ठीक है। अच्छा, फिर यहां से ये भी स्पष्ट होता है घनत्व से कि भाई घनत्व का जो वो है उसके आधार पर सर्वाधिक घनत्व कहाँ होगा? पृथ्वी में। सर्वाधिक घनत्व कहाँ होगा जी? केंद्र में होगा, है ना? ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमको। क्लियर है? अब देखो यहां पर आपको एक ये दिख रहा है ना? अब इसी से ना मैं तुमको थोड़ी सी चीजों को समझाता हूं, है ना? देखो अब यहीं पर ना थोड़ा सा प्राकृतिक स्रोत भी आएगा, है ना? और उससे पहले ही मैं तुमको ये चीजें समझाता हूँ। प्राकृतिक स्रोत यहाँ पर है ना जी, प्राकृतिक अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में क्या है? उल्कापिंड है, ज्वालामुखी है, भूकंपीय तरंगे हैं, है ना? मैं तुमको ये समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई ना, तो पृथ्वी क्या थी? आग का गोला थी, लावा निकला, है ना? अब पृथ्वी में ना क्या हुआ? ये लावा का आग का गोला था, गर्म तप्त लोहा था, है ना? सब चीज इधर उधर था। उसके बाद थिया एक बार टकराता है, थिया टकराने से पृथ्वी फिर उसमें क्या हो जाती है? आग के गोले में तब्दील हो जाती है। तो अब क्या होता है? इसके बाद जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आ गए, है ना? जो हल्की धातुएं थी वो ऊपर आ गई। अब कठोर धातुएं क्या हो गई? नीचे की ओर चली गई। तो इसीलिए आप भूपर्पटी पर 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक के अंदर क्षेत्र जो देखते हैं, है ना, या पृथ्वी का जो भूपर्पटी वाला भाग है उसको देखते हैं, वहां पर वो जो बना है संरचना वो किससे बना है? सिलिका और किससे बना है जी? एल्यूमिनियम से। ठीक है, जबकि पृथ्वी का जो मध्य भाग है जिसे हम मेंटल कहते हैं वो किससे बना है? आपका सिलिका प्लस किससे बना है जी? मैग्नीशियम से। ठीक है, जबकि आंतरिक या कोर वाला भाग किससे बना है? निकेल और फेरस से। इससे निकेल प्लस फेरस से, यानी क्या? निकेल और फेरस क्या है? लौह धातु है। क्या है? लौह धातु है। यानी पृथ्वी का कोर कैसा है जी? लौह है, चुंबकीय है ना? इतना दाब पड़ रहा है उसके ऊपर तो उसमें चुंबकत्व तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा बात? चलो, तो देखो हम कहां पर थे? आपके प्राकृतिक स्रोतों पर थे, है ना? ठीक है, तो देखो क्या? प्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले मैंने बोला था कि भाई ज्वालामुखी है ना? क्या ज्वालामुखी निकल रहा है? अब ज्वालामुखी से क्या निकलता है जी? क्या निकलेगा? लावा प्लस मैग्मा और क्या निकलेगा? गैस निकलेगी। यही निकलेगी, 3 चीजें निकलती हैं। तो इससे ये पता चलता है ना, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि पृथ्वी की कोई परत जो है वो क्या है जी? तरल रूप में है ना? ये इससे पता चला, है ना? क्लियर है? और लेकिन यहां पर यह प्रश्न आता है ना, कि पृथ्वी के अगर कोई भाग तरल रूप में है लेकिन अगर केंद्र जो है ना, केंद्र जो है अगर वह तरल है ना, तो अगर पृथ्वी का केंद्र अगर तरल होता तो किससे प्रभावित होता? सूर्य प्लस चंद्रमा के किससे? गुरुत्वाकर्षण से। क्लियर है? लेकिन ये प्रभावित क्या होता है जी? नहीं होता है ना? इसलिए हमने यह मान लिया है, हमको यह जानकारी पता चलती है कि भाई केंद्र तो तरल नहीं होगा,
क्लियर है? क्या नहीं होगा? ये जो केंद्र है वो तरल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार से आपको यह पता चला। क्लियर? अब देखो, इसके बाद मैंने बोला था कि उल्का पिंड से कैसे पता चलेगा जी? तो देखो, पृथ्वी और उल्का पिंड जो हैं ये जब बने थे तो लगभग सभी समान रूप से बने थे, है ना? और जब उल्का पिंड पृथ्वी में आता है और पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है तो उसका जो ऊपरी भाग है ना, अगर ये उल्का पिंड है और इसका ये केंद्र है तो ये तो घर्षण से क्या हो गया जी? नष्ट हो गया। घर्षण से क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब ये केंद्र वाला जो भाग है जो कहां तक पहुंच रहा है? पृथ्वी तक पहुंच रहा है ना? केंद्रीय भाग जो है, इससे हमें पता चलता है ना? इसको जब हम स्टडी करते हैं, अगर एस्टेरॉइड यहाँ गिर गया, उल्का पिंड गिर गया, मेटेरॉइड गिर गया, एस्टेरॉइड नहीं मेटेरॉइड गिर गया, तो इससे यह पता चलता है ना, कि भाई जो उसका कोर है वो भारी संगठन वाले धातु से बना है। ठीक है, क्लियर? उल्का पिंड से हमें ये पता चलता है कि जो उसका सेंटर है वो भारी संगठन वाले धातु से बना है ना? तो इससे इसका मतलब ये है कि अगर इस उल्का पिंड का सेंटर जो है वो भारी संगठन वाले धातु से बना है तो इसका मतलब क्या जी? पृथ्वी का भी क्या कोर भी क्या होगा? भारी धातु से भी बना होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा बात? क्लियर है? ये तक समझ में आया आपको? अब मैं ये वीडियो यहां पर क्या कर रहा हूं? छोटा कर रहा हूं, है ना? अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि पृथ्वी के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उसमें भूकंपी तरंगें क्या हैं, है ना? और किन माध्यमों में गति करती है, उनका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे बात करूंगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, जहां पर हम बात करेंगे भूपर्पटी, मेंटल और कोर के बारे में। ठीक है, चलिए अपन इतना ही पर ही खत्म करते हैं। सेकंड वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे।